हेलो लर्नर, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर यूजीसी नेट JRF बाय ऋचा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो कि हमारे 2021 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेज दी पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन में जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है जो पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव को जानना है। जो रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव, उनके क्या दृष्टिकोण है, उसको वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर रिसर्च दी गई है एथनोग्राफिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सजेटिक रिसर्च। तो इन सभी रिसर्च को ध्यान से समझते हैं। पहले देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जहां पर जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बातें हुई थी, जैसे कि अगर बात करें जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इन सब से जो अकबर, बीरबल, इनसे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च हो रही है हमारी, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। यहाँ पर हम डेटा कैसा लेते हैं? सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पर सेकेंडरी डेटा होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि जो सोर्स ऑफ डेटा होता है वो हमें किसी बुक से, किसी नॉवेल से, किसी न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल से, वहां से मतलब जो कहीं सुनी बातें होती हैं, बेसिकली हमें उसी पे भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हिस्टोरिकल रिसर्च और यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है। और इसको डीप में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड 1 लेक्चर में किया है, बट अभी आप इतना समझिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्रिटिसिज्म होता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती है, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा यूज किया जाता है और यहाँ पर जो सोर्स ऑफ डेटा है वो डायरेक्टली मतलब एक्यूरेट नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो ये है हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल और कॉजुअल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल को कॉजुअल रिसर्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल हैं, जिसमें कि हम देखते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर करके इस पे इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है वेरिएबल के बीच में। हियर वी चेक द इफेक्ट, हम यहाँ पर इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब एक्चुअल सेटिंग में नहीं हो रहा है, एक्चुअल चीजों को एनालाइज नहीं किया जा रहा है, इवन तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखें तो कोविड की जो वैक्सीन बनाई गई तो क्या हुआ, वहां पे एक्सपेरिमेंट किया गया ना, एक्सपेरिमेंट करके हम जो है दवा को बनाए। क्यों? क्योंकि वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट था, एक लैब में बनाया गया, ठीक है। तब हम उस दवा को बना पाए जब वहां पर जो एनवायरनमेंट था वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेक कर रहे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर करके तब उस दवा को बनाया गया। इस तरह से जो रिसर्च होती है वो हमारी कॉजुअल रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? ये एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल सेटिंग में काम होता है। मतलब कि अब देखिए, अगर ये रिसर्चर हैं तो ये जाते हैं और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि उसको देख रहे हैं, उसी से ही पूछ रहे हैं। तो एथनोग्राफिक रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करता है। जो रिसर्चर है वो चीजों को देखता है। जैसे इससे आप पूछेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, एक्चुअल सेटिंग में जा करके इंटरव्यू हो रहा है, उससे पूछताछ कर रहे हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है, पानी आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, बिजली आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को फेस करना। तो वहां पे एक्चुअल सेटिंग में जाकर के देखना और उसे इंटरैक्ट होते हैं विद द स्टडीज पार्टिसिपेंट इन दी देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट। उसके रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जाकर के चेक करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। यानी कि जो सैंपल होता है उसके रियल लाइफ एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एथनोग्राफिक है वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द एथनोग्राफिक बट इट इज यूज अक्रॉस द वर्ल्ड रेंज ऑफ सोशल साइंस। इसको सोशल साइंस में यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका एक्सजेटिक रिसर्च। एक्सजेटिक रिसर्च इज अ क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ, जैसे कि बुक में या पोयम में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको एक्सजेटिक रिसर्च कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च थी उसमें क्या हुआ कि जो भी बुक्स या आर्टिकल वगैरह में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हम उससे डेटा लेते हैं, बट उसका इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो सकता है। तो एक्सजेटिक रिसर्च कहता है कि जो इंटरप्रिटेशन वाली जो प्रॉब्लम आती है हिस्टोरिकल रिसर्च में या उसके एक पैरामीटर्स में जहां दिक्कत है, जहां क्रिटिसिज्म है, उसको हटाने की कोशिश करता है। कह सकते हैं
कि ये अपडेटेड वर्जन है एक तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च का। समझने के लिए आप इस बात को कीवर्ड्स में समझ सकते हैं इस तरीके से। तो स्पेशली ऑफ ये किस में होता है, स्पेशली स्क्रिप्चर्स में होता है, ठीक है। और ये सिंपल होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द ओरिजिनल, जो भी चीज है उसमें ओरिजिनल, जैसे अगर बुक में कुछ लिखा है, कोई स्क्रिप्चर सामने दिख रहा है, तो उसका ओरिजिनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका जस्ट क्या है, एक्चुअल में क्या उसका मीनिंग है, वो बताना है। इसमें पार्टिसिपेंट्स अपने पर्सपेक्टिव को, अपने दृष्टिकोण को या उस चीज को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, या रिसर्चर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं इन्वॉल्व करेगा। ये यहाँ पे एग्जेक्टिव रिसर्च में वो नहीं होता, बल्कि एक्चुअल में उस बुक में क्या लिखा हुआ है वो इंटरप्रेट करना, ये एग्जेक्टिव रिसर्च का काम होता है। तो एग्जेक्टिकल मेथड इज अ टूल टू हेल्प द इंटरप्रेट करने में ये हेल्प करता है। हियर द पैसेज दैट आर नॉट इम्पोज इन एप्रोप्रिएट नोशन अपॉन इट। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी पैसेज है, यानी कि जो भी आपको आर्टिकल मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनएप्रोप्रिएट नोशन का मतलब होता है आइडिया, तो जो इनएप्रोप्रिएट आइडियाज हैं उसको थोपा जाए, ठीक है। इट इज अ गैदरिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चर एंड रिलेशन ऑफ दैट मैथड टू हिस्टोरिकल क्रिटिकल मैथड दैट 19th और 20th सेंचुरी। ये कह रहा है कि जो 19th और 20th सेंचुरी में जो मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च जिसपे हम कर रहे हैं, वहां पर जो क्रिटिसिज्म आता है उसको एलिमिनेट करने की बात करता है एक्जेक्टिव रिसर्च, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि एथनोग्राफिक कैसे रिसर्च है। एथनोग्राफिक जहां पर एक्चुअल सेटिंग की बात होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल में तो पास्ट है, बीत चुका, अब हम उसमें एक्चुअल सेटिंग में जा ही नहीं सकते, पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, यहाँ पे एनवायरमेंट कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है, जैसे लैब वगैरह हो गया। एग्जेक्टिव हिस्टोरिकल का ही एक नया वर्जन कह सकते हैं कि जो बुक्स वगैरह उसमें क्या लिखा उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालना। तो एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी ऐसी रिसर्च है जहां पर जो पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव को देखा जाता है। सो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहा है which result into either affirmation or disaffirmation in the explicit concern in which method of the research। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे रिसर्च के मेथड्स हैं जहां पर हाइपोथेसिस के टेस्टिंग की बात होती है, मतलब मेजर कंसर्न उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो यहाँ पे कई सारे रिसर्च हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एग्जेक्टिकल मेथड। तो हिस्टोरिकल मेथड तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, हम हाइपोथेसिस बनाते ही नहीं है, हम हाइपोथेसिस बनाते ही नहीं है, तो हम हाइपोथेसिस टेस्ट क्या करेंगे, सो डी तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाकी की जो रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम से बताया गया है कि इसमें जो भी चीज है, जो भी फेनोमेना है, उसको जस्ट डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम कहाँ पे करेंगे, जहां पे हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, जिस जगह वेरिएबल हमारे बदल सकते हैं, वहां पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। वरना क्या होगा, अदरवाइज तो जो है वो एक्चुअल में है, हम उसमें मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते। आंसर कुछ भी आए, जहां पे हम वेरिएबल को चेंज ही नहीं कर सकते, वहां पे आंसर जो आएगा वो हमें एज इट इज दिखाना होगा। वहां पे हम वेरिएबल्स को बदल ही नहीं सकते। जैसे एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये हम चेक करते हैं और यहीं पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो जिस भी जगह, ये बात ध्यान रखिए, कीवर्ड ये ध्यान में रखना है कि जिस भी जगह आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल सकते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उस जगह हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें एज इट इज डिस्क्राइब करना है, जहां पे मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता है, वेरिएबल को चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो रिसर्च है इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। लेकिन आगे बात इसी में आती है एक्स पोस्ट फैक्टो की। एक्स पोस्ट फैक्टो में कैसा होता है कि ये एक ऐसी घटना, एक ऐसी रिसर्च है, जब कोई घटना घटती है तो वहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिसके साथ घटना घटी,
अब उसके साथ वो घटना क्यों घटी ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता लगाते हैं। हमें मालूम ही नहीं है किसकी वजह से ऐसा हुआ। लेट्स सपोज है कि रेलगाड़ी ट्रेन से मतलब डीरेल हो गई, ठीक है, ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई। अब वो क्यों डीरेल हो गई, व्हाट इज द कॉज, इसके पीछे बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। हो सकता हो इंजन खराब हो सकता हो ड्राइवर सही से ड्राइविंग ना किया हो सकता हो ड्राइवर की मतलब हेल्थ इशू हो गया हो सकता है कि जो मतलब कोई टेक्निकल इशू है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो ये सभी इशू क्या हो गए, ये सभी इशू तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ना कि कौन सा वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट किया, यानी कि जिसकी वजह से गाड़ी जो है डीरेल हुई। तो इस जगह हम टेस्ट करेंगे, इस जगह हम चीजों का पता लगाएंगे कि क्यों हुआ, ये चेक कर करके हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक्सप्लोर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पता लगाना है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना, उसका पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हमको चेक करना होगा, चेक करने के लिए हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें क्या बताया मैंने आपको कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो चीजें हैं एज इट इज हमने डिस्क्राइब कर दिया, अब हम उसमें क्या टेस्ट करेंगे, हम कोई टेस्ट ही नहीं कर सकते, हम वेरिएबल को मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिप्टिव तो एज इट इज रहेगा। और एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल में तो हम चेक करते ही ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं बार बार बदल बदल के। तो यहाँ पे तो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और एक्सपोज फैक्टो में भी आपको बताया कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पता लगाना है, तो इस जगह भी हम हाइपोथेसिस को चेक करेंगे ही करेंगे। सो बी और सी, बी और सी आपका ऑप्शन 2 में है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सजेटिकल में क्या है, एक्सजेटिकल में आपको यही बताया कि जो भी बुक में लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना है, उसको एज इट इज इंटरप्रेट करना है। तो अब इसमें चेक क्या करेंगे, जो लिखा है उसको एज इट इज इंटरप्रेट किया, बस। अब इसमें क्या चेक करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये 2 वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट 1 और यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 यहाँ पे आपको बताया कि जब भी आपके सामने मैच द फॉलोइंग का आए तो हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम बेस्ट मैच ढूंढेंगे, जो भी हमें बेस्ट मैच मिल जाएगा उसके बाद हम सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, इस तरीके से हम मैच कराएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है दिया हुआ है स्टेप्स रिसर्च के और इधर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिसर्च के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन वाले स्टेप की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस मेकिंग, सेलेक्टिंग द सैंपल और डेटा एनालिसिस की बात कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है टैबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ड्राइंग दिस सबसेट फ्रॉम द लार्ज सेट। अब सबसेट से तो समझ में आता है कि ये किसकी बात कर रहा है, सैंपल की बात कर रहा है ना। जो एक आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर आपका सैंपल आता है, यूनिवर्स को पॉपुलेशन भी कहते हैं। सो जितना भी आपका एरिया है, जो भी आपका पॉपुलेशन है, उसमें से आप जहां जहां से भी सैंपल उठाएंगे वो आपका सबसेट होता है, ठीक है। तो सबसेट इज समहाउ रिलेटेड टू सैम्पलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राइजिंग अ पाइवोटल क्वेश्चन इन अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर सामने आना। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है सेटिंग अप द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल। तो हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट यानी कि हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ जो है वेरिएबल्स थे जिनको स्टडी किया, जैसे देखा कि जो स्टूडेंट है वो एग्जाम में कैसे जो है पास होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टडी किया तो पता चला कि बहुत सारे वेरिएबल हैं, स्टडी आवर्स हो सकता है, फोकस हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टडी मटेरियल हो सकता है। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स थे। तो अब इनके साथ मैंने रिलेशनशिप एक कुछ बनाया कि ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है। ये क्या हो गया, ये मेरा एक हाइपोथेसिस हो गया। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या हुआ, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाना। सो बी इज रिलेटेड टू 4
और यहाँ पर अगर आप देखिए C इज रिलेटेड टू 2, C इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। अब डेटा के एनालिसिस की बात कह रहा है, डेटा को एनालाइज कब करेंगे, जैसे अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, वहां पे कैसा होता है DI वगैरह में पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, ये सब चीजें होती हैं। तो डेटा को वहां पे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ताकि आप एनालिसिस कर पाए, एक मेथड है। तो डेटा एनालिसिस में टैबुलर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो डेटा एनालिसिस होता है। और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या हो गया, राइजिंग दी पाइवोटल क्वेश्चंस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अभी आंसर्स हमें नहीं पता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो है वो A इज रिलेटेड टू 3rd और D इज रिलेटेड टू 1। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ 4th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन अ थीसिस एंड द रिसर्च आर्टिकल। कहता है कि यहाँ पर जो थीसिस की राइटिंग है, जो रिसर्च पेपर की यानी कि आर्टिकल की जो राइटिंग स्टाइल है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेफरेंस क्या चीज होती है। देखिए, जब आप आगे रिसर्च करने जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि हम जो भी जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसकी हम बैंकिंग जो है फाइनेंस में बैंकिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, तो बैंकिंग पे जो भी प्रीवियस रिसर्च हो चुकी होगी उस एरिया में हम उसको स्टडी करेंगे। पहले स्टडी करने के बाद जो हमने स्टडी किया उसको हम अपने लिटरेचर सर्वे में लिखेंगे। लिटरेचर सर्वे में या लिखने के लिए जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो हम ये भी बताएंगे कि हमने कहाँ से उठाया। तो वो जो रिसर्च पेपर है जिसको हमने मेंशन किया है उसको किस तरह से लिखना है हर जगह। मतलब अगर आप किसी और रिसर्च पेपर में अपना पेपर जैसे जर्नल में पब्लिश करते हैं तो हर जर्नल का एक थोड़ा सा अपना तरीका होता है कि फॉन्ट साइज ये होनी चाहिए, रेफरेंसिंग स्टाइल ये होना चाहिए, एक पेज में इतने ही वर्ड्स होने चाहिए, यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया होता है। तो वही है यहाँ पे रेफरेंस का फॉर्मेट कि किस तरीके से जो थीसिस है उसमें रेफरेंस दी जाए और किस तरीके से जो रिसर्च पेपर है उसमें जो है रेफरेंस दी जाए। तो एक बेसिक फॉर्मेट है जो कि आपका APA स्टाइल भी कहा जाता है, इसको बेसिक फॉर्मेट भी कहते हैं, जहां पर थीसिस में जो है रेफरेंस करने के तरीके को बताया गया है। सबसे पहले ऑथर का नाम, फिर ईयर आएगा जो कि राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा, टाइटल लिखा जाएगा इटैलिक में, जो आपका रिसर्च का टाइटल होगा उसको इटैलिक में लिखना है। लेवल ऑफ थीसिस मतलब डॉक्टरेट लेवल की है थीसिस की, मास्टर्स लेवल की है, ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। फिर यूनिवर्सिटी का नाम और जो भी डेटा बेस वगैरह है वो। तो एक यहाँ पर सैंपल है, जैसे यहाँ पे नाम हो गया, फिर ईयर स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर ये आपका इटैलिक में ये हो जाएगा नाम जो भी उसका है, फिर कौन से लेवल की है, इस तरीके से रिसर्च आपको थीसिस में लिखना होता है रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कि बेसिक फॉर्मेट जो कि जर्नल के आर्टिकल में होता है उसमें जो यानी कि जो रिसर्च पेपर है उसमें किस तरह से रेफरेंस देना है। तो ऑथर या ऑथर्स के नेम, एक पेपर के कई सारे ऑथर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके नाम को लिखना है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन राउंड ब्रैकेट में, आर्टिकल का टाइटल, जर्नल का टाइटल लिखेंगे जो कि इटैलिक में होगा, वॉल्यूम ऑफ जर्नल जो कि इटैलिक में होगा, इशू नंबर जो पेज वगैरह होते हैं उसको नॉन इटैलिक में लिखना है, और रेंज उसके बाद लिखनी है। तो देखिए ये सारे हो गए ऑथर के नेम, फिर ईयर, फिर टाइटल आ गया। टाइटल के बाद यहाँ पर जो जनरल का टाइटल है वो इटैलिक में लिखेंगे, ये देखिए जनरल का टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम, ये भी इटैलिक में लिखना है, और इसके बाद जो स्टार्टिंग पेज है इसको नॉन इटैलिक में लिखना है। तो ये आपका APA स्टाइल है जब आप किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। तो ये आपने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ नो डिफरेंस, मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है, चाहे हम थीसिस में अपना रिसर्च का रेफरेंस दें या फिर हम अपने रिसर्च आर्टिकल में अपना रिसर्च का जो है रेफरेंस दें। तो हमने देखा दोनों ही स्टाइल अलग अलग होती है रेफरेंसिंग की, तो ये डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे रिसर्च एथिक एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द रिसर्च। जो रिसर्च एथिक्स है, जो रिसर्च के एथिक्स है, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, ये एथिक्स होता है। तो वो एथिक्स जो है वो सभी रिसर्चर के लिए मैंडेटरी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एथिक्स तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी रिसर्चर है हर किसी को उन एथिक्स को फॉलो करना है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आंसर यहाँ पर
फोर्थ वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द एक्सरसाइज ऑफ रिव्यूइंग द रिलेवेंट लिटरेचर इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें कि जो लिटरेचर है वो इनमें से किस चीज से सबसे ज्यादा ही रिलेट करता है। ठीक है, लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर जब भी हम रिसर्च करने जाएंगे, जिस दिन से भी आप पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे तब से आपकी जो है रिसर्च करना आपको स्टार्ट हो जाएगा कि आप अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे, बेसिकली जो नैरो डाउन करोगे अपने टॉपिक को, या फिर आप अपने टॉपिक को और अच्छे से मतलब आगे देखोगे, सर्च करोगे कि क्या टॉपिक हम पिक करें आगे की रिसर्च के लिए। तो उसमें क्या करोगे आप, एक अपना सब्जेक्ट एरिया डिसाइड करने के बाद क्या करते हैं हम, फिर उस एरिया के जो भी सब टॉपिक हो सकते हैं उनको देखते हैं और फिर उनके जो भी पहले रिसर्च पब्लिश हो चुकी है उन रिसर्च को हम पढ़ते हैं। तो जो पहले रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्च को हम पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा लिटरेचर है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हमने रिसर्च पेपर पढ़ी वो हमारा लिटरेचर है। ठीक है, उससे हम क्या बताएंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, यानी कि जो लिटरेचर है वो क्या हेल्प करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखिए समझिए यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अर्ली स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, इट इज जनरली बिगिन विद द रिसर्च प्रॉब्लम इन द माइंड, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वहां से स्टार्ट होता है। इट इज द समरी ऑफ अ रिसर्च कंडक्ट अर्लियर रिसर्चर, ये एक समरी हमको मिल जाती है, थोड़ी सी नॉलेज हमको मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अब तक इस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, it set up the starting point of the researcher by summarizing and comparing the evaluating the existing source in the area of interest. It help us understand the direction of further research area worth focusing on. ये हेल्प करता है कि हम आगे फ्यूचर में क्या रिसर्च करें। भाई जो भी हम रिसर्च करेंगे वो ऐसी तो होनी चाहिए जो अब तक नहीं ढूंढा जा चुका है, जिस प्रॉब्लम का अभी तक सोल्यूशन नहीं आया है उसी को तो हम आइडेंटिफाई करेंगे अपनी रिसर्च में। तो हमें पहले तो ये तो पता हो कि अभी तक क्या क्या चीजें ढूंढी जा चुकी हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें अभी तक हो चुकी हैं वो पता लगाने के लिए ही हम लिटरेचर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जो कि लिटरेचर से सबसे ज्यादा रिलेट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा है इन ड्राइंग द सैंपल ऑफ द स्टडी, एनालाइजिंग द क्वालिटेटिव डेटा और जर्नलाइजिंग द फाइंडिंग। तो ये क्या करता है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट एमिनेबल टू ऑपरेशनल डेफिनेशन आर नोन एज। इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब नॉन एमिनेबल, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है, जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता है ऑपरेशनल डेफिनेशन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो एक थ्योरी हो गई ना जो कि इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। अगर मैं बात करूं कि E इज इक्वल टू mc² होता है, ठीक है, तो ये एक थ्योरी बन गई। ठीक है, ये तो इन्फ्लुएंस करेगी, ये तो अपनी बात को प्रूव कर ही रही है। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब ये हो गया कि ये अपनी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है ना, कन्वेंशनल जो चीजें चलती चली आ रही उसी को मानना, तो ये तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट यहाँ पर बात आती है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल जो कि चीज अभी परिकल्पना पे आधारित है। ठीक है, मतलब जो जिसका कोई बेस नहीं है, जो कभी हुआ ही नहीं है, जो चीजें जिसको कभी माना ही नहीं है, बस मतलब हाइपोथेटिकल है, जो सच नहीं है, जिसको हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, वो आपकी चीजें क्या होंगी, उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगी ना। सो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो होगा वो नॉट एमिनेबल टू ऑपरेशनल डेफिनेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। अ साइंटिफिक अप्रोच इन सोशल साइंस रिसर्च शुड टेक इनटू द अकाउंट। तो बस यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एक साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, जो साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, जिससे हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट, इस तरह की जो अप्रोच होती है वो हमारी साइंटिफिक अप्रोच होती है।
तो कह रहा है कि जो साइंटिफिक अप्रोच है, अगर उसको सोशल साइंस में यूज किया जाए तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो ये चीजें अगर आपको ध्यान हो तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म दो कॉन्सेप्ट है हमारे रिसर्च में। पॉजिटिविज्म में क्या बात कहता है, पॉजिटिविज्म ये बात कहता है कि क्यों ना ऐसी कोई रिसर्च की जाए जहां पर सोशल साइंस में भी साइंस का इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली जो आपकी पॉजिटिविज्म जो रिसर्च है वो साइंस को मानता है, ठीक है। ये कहता है कि हर चीज को ना हम साइंस के थ्रू समझ सकते हैं। जो लाइफ है, ये जो जो भी यूनिवर्स है, जो भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, हम उन सभी चीजों को साइंस के थ्रू समझ सकते हैं। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहता है कि जो सोशल साइंस है उसमें भी हम साइंस का इस्तेमाल करें और एक्चुअल में जो है एक्चुअल नॉलेज को लेकर के बाहर आए। तो ये कहता है इट सेज दैट द वे ऑफ रिसर्च जो है इस तरह से कंडक्ट होनी चाहिए सोशल साइंस में जैसा कि साइंस में होती है। इट सेज वी शुड क्रिएट दिस सिचुएशन इन दिस सोसाइटी दैट फाइंड द रिजल्ट। हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, मतलब हम ऐसे कॉजेस का पता लगाएं जिसका रिजल्ट ये आता है जिससे कि एक्चुअल नॉलेज इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हम निकाल पाए। अब इसके लिए ये बात ये कहता है कि जो पॉजिटिविज्म है बेसिकली आपकी दो चीजें हैं, पॉजिटिविज्म, ठीक है, एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है और जो पॉजिटिविज्म है वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यानी कि साइंस पे बेस्ड रिसर्च है, ठीक है। वी कैन फोरकास्ट ओनली, जब हमें कॉज और उसका रिलेशन पता होगा। पॉजिटिविज्म ये बात कहता है, इट आर्ग्यू दैट कि the existence of true objective reality that can be studied by applying the method or principle nature of science। तो ये बात बोलता है कि हम हर एक चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम हर एक चीज को साइंस के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात जो है आपकी पॉजिटिविज्म में बताई गई। अब जो पॉजिटिविज्म है उसके फीचर्स क्या है कि पॉजिटिविज्म में डिटर्मिनिस्टिक होने की बात करता है, मैकेनिस्टिक होने की बात करता है, डेटा कलेक्शन। अब हम डेटा के बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन निकालेंगे ना, क्योंकि ये बात कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट की, और यहाँ पे एम्पिरिसिज्म होने की बात करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है डिटेल में ये सब मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाई हुई है, अभी आप यहाँ पर समझिए कि जो नॉलेज है, नॉलेज इज डिस्कवर्ड एंड वेरीफाइड थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मेजर एंड फिनोमेना। यहाँ पर कह रहा है कि हर एक चीज को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके, देख करके, समझ करके चीजों का पता लगा सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, अगर हम उसको सोशल साइंस में यूज करते हैं रिसर्च में, शुड टेक इनटू द अकाउंट, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहता है यहाँ पे मेटाफिजिकल का, स्प्यूरियस रिलेशन का, द फैक्टर ऑफ कोवेरियंस, टाइम ऑर्डर, द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरिटाइजेशन। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक आपका क्या है पॉजिटिविज्म और दूसरा क्या है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो एक तरीके से आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है, जहां पर चीजों को ये कहता है कि हम हर एक चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है कि हम बहुत ज्यादा सेंसेस से हर एक चीज को नहीं जान सकते। कुछ चीजें जो से कहते नहीं, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, जहाँ पर मतलब, और जो जो सब्जेक्टिविटी जहाँ पर होती है उस चीज को समझने में क्या टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, यहाँ पर टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। पॉजिटिविज्म कैसी रिसर्च है, ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो हमें डेटा मिल गया, उसको एनालिसिस कर लिए और हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जो मेन फोकस होता है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, कम टाइम में हमको आंसर चाहिए होगा, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है। तो ये किस चीज को ध्यान में रखता है, टाइम को ध्यान में रखता है, टाइम ऑर्डर को ध्यान में रखता है। फैक्टर ऑफ कोवेरियंस,
फैक्टर ऑफ कोवेरियंस, जैसे कि आपको बताया था कि अभी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कॉजुअल रिसर्च जो होती है, वहां पर क्या होता है, वेरिएंस के बीच में जो है रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होता है। जो वेरिएंस है मतलब एक वेरिएशंस को हम चेक करते हैं, ठीक है, कॉजुअल रिसर्च में। तो वो भी आपकी जो है साइंटिफिक रिसर्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरिसाइजेशन। तो थ्योरी को बनाना, थ्योरी हम कहाँ पर बनाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में ही बनाते हैं, ठीक है। जो आपकी फंडामेंटल जो रिसर्च होती है उसमें भी क्या करते हैं, हम थ्योरी बनाते हैं। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखता है जो साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है। टाइम को ध्यान में रखता है, कॉस्ट को ध्यान में रखता है, जो फैक्टर ऑफ वेरिएशंस हैं उनको, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान में रखता है, और पॉसिबिलिटी ऑफ यहाँ पे थ्योरी भी बनाई जाती है। सी, डी और ई, सी, डी और ई ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर बात करता है कि ये जानना चाहता है कि स्प्यूरियस रिलेशन क्या है। स्प्यूरियस रिलेशन का मतलब होता है इट इज अ स्टैटिस्टिक। स्प्यूरियस रिलेशन ये होता है कोरिलेशन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन विच 2 और मोर इवेंट और वेरिएबल आर एसोसिएटेड बट नॉट कॉजुअली रिलेटेड। 2 वेरिएबल के बीच में संबंध दिख रहा है लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है। उस रिलेशन को स्प्यूरियस, मतलब कि कहीं कोई बाहर से कोई रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, उसको स्प्यूरियस रिलेशन कहते हैं। ड्यू टू आइदर कोइंसिडेंट की वजह से हो सकता है और प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस होने के कारण जो है स्प्यूरियस रिलेशनशिप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका थर्ड वाला है, स्प्यूरियस रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ये साइंटिफिक रिसर्च में तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है और ये कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपका टॉपिक है मेटाफिजिकल, वो मैं किसी और जो क्वेश्चन आएगा मेटाफिजिक्स का तब मैं डिस्कस कर दूंगी। ये अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है तो मैं उसको बाद में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 8th क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी इन द नेचुरल साइंस रिसर्च। कह रहा है जो नेचुरल साइंस की जो रिसर्च है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन यहाँ पे क्या होता है, जो वेरिएबल चेंज कर करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो कोरोना की जो वैक्सीन आई उसमें क्या हुआ कि हम वेरिएबल को चेक करके देखेंगे और तभी तो हम बना पाएंगे ना। तो ये बात क्या है कि ये बात ठीक है, मैनिपुलेशन हो सकता है। और यहाँ पर जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है, कंट्रोल एनवायरमेंट होता है। क्यों? आप देखिए लैब वगैरह में जो टेस्ट होती है, लैब में जो केमिस्ट्री की लैब हो, साइंस की लैब हो, तो वहां पे क्या होता है, एनवायरमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में चीजों का पता लगाते हैं। तो स्टेटमेंट है मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी इन द नेचुरल साइंस रिसर्च। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है नॉट मेनी फेनोमेना कैन बी मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सोशल साइंस। कह रहा है कि जो बहुत ज्यादा जो फेनोमेना है उनको चेंज नहीं किया जा सकता एंड कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता सोशल स्टडीज में या सोशल साइंस में। सोशल साइंस में जैसे कि अगर आप देखें कि अभी आपको बताया था ना कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना, वहां पर जा करके ऑब्जर्व करना, चीजों को देखना समझना, ये क्या हो, ये सोशल स्टडी की रिसर्च हो गई। तो सोशल स्टडी में हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते चीजों को, चीजों के एक्चुअल जो हो रहा है उसका पता लगाना है हमको। अगर हम मैनिपुलेट ही कर देंगे तो फिर हम सच्चाई कैसे सामने लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैनिपुलेशन साइंस वाली जो रिसर्च है उसमें होती है और सोशल साइंस में मैनिपुलेशन नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल सेटिंग की बात हम सोशल साइंस में करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, वेरिएबल के बीच में हमें मैनिपुलेशन करना होता है, चेक करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9th है, 9th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस एज आइडेंटिफाई बाय दाविद नैकमिस। तो यहाँ पर क्या कहता है कि रिसर्च के हमें स्टेप्स को बताना है। रिसर्च का स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया जाएगा,
एक हाइपोथेसिस को हम बनाएंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। सो ई सबसे पहले आएगा और उसके बाद ये आपका आ जाएगा प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद क्या होगा, हम एक रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, मतलब कि अब हमें ये पता चल गया कि प्रॉब्लम ये है और हमारा क्वेश्चन ये है, अब आगे हम क्या करने वाले हैं ये एक बना लेंगे इसका एक डिजाइन, जिसको कि रिसर्च डिजाइन कहते हैं। फिर हम बताएंगे कि रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा सैंपल क्या होगा, ठीक है, हम सैंपल, हमारी पॉपुलेशन क्या है, फिर हमारा सैंपल क्या होगा, सैंपल को किस तरह से हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे, हम उनके ऊपर फिर कौन से टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो 1 2 3 और फिर आपका क्या आ जाएगा, डेटा को कलेक्ट करने की बात करेंगे, ए के बाद में बी आ जाएगा और लास्ट में एंड में आता है जर्नलाइजेशन वाला। तो यहाँ पर आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी देखिए 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे पैराडाइम्स दिए गए हैं और यहाँ पे एडवोकेट दिया हुआ है। मतलब पैराडाइम्स का मतलब होता है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टिकोण है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, क्रिटिकल और फेमिनिस्ट। तो पॉजिटिविज्म की थ्योरी किसने दी थी, अगर इन सब में से कुछ भी नहीं आया तो आपको बताया था मैंने, सबसे पहले बेस्ट मैच ढूंढना है। तो जो पॉजिटिविज्म है ये तो सभी को पता है कि इसको किसने बताया था, ऑगस्टा कॉमेट ने बताया था। तो हम ए को 4 से रिलेट कर देंगे, जो कि आपका ऑप्शन 4 में है। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, मैं सब कुछ तो नहीं बोलूंगी आपको याद करने के लिए, बट आपको अगस्ता कॉमेट और मैक्स वेबर पता होनी चाहिए, ठीक है। मैक्स वेबर जो है इंटरप्रेटिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी थी, ये आप जान लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी थ्योरी है। मैक्स वेबर ने इंटरप्रेटिविज्म की थ्योरी दी जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। टू प्रैक्टिस द इंटरप्रेटिविज्म सोशियोलॉजी is to attempt the understanding of the social phenomena from the standpoint of view of these involved in it. It is so to, उन्होंने just speak to, attempt to walk in someone else's shoes and sees the world as they see, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि जो मैक्स वेबर है ये बताते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी की बात होती है, यानी कि दूसरे हम और आप जो पर्सन हैं उनकी बात हो रही है। तो सोसाइटी को देखना, सोसाइटी को हम अपनी नजर से नहीं देखना है, सोसाइटी को उसके पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। जिस पर्सन के ऊपर, अब जैसे अगर आप देखो कि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, क्यों, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से किस तरह से चीजों को देख रहा है उसकी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। इसको इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं, इंटरप्रेट कर लेना, उसको जो फील हो रहा है वो चीज हम इंटरप्रेट कर लें, यानी वो रिसर्चर इंटरप्रेट कर ले, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी थी। द स्टडी ऑफ द सोशल एक्शन शुड बी इंटरप्रेटिव वेज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस एंड मीनिंग दैट इंडिविजुअल अटैच टू देयर ओन एक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्स वेबर की इंटरप्रेटिविज्म की थ्योरी। सो मैक्स वेबर ने जो है आपकी इंटरप्रेटिविज्म की थ्योरी दी थी और बी इज रिलेटेड टू 3, ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख के बताइएगा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।